हेलो गाइस, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल नेविगेटर। मेरा नाम है रोनित और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर एक वर्ल्ड वॉर होता क्या है। तो एक वर्ल्ड वॉर एक ऐसा लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि दुनिया के अलग अलग रीजन के कंट्रीज के बीच में होता है। वर्ल्ड वॉर्स को कैरेक्टराइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरी स्ट्रैटेजीज, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कैजुअलिटी रेट्स और फार रीचिंग ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जनरली जो वर्ल्ड वॉर्स होते हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रिलीजन या फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इसके वजह से ही वर्ल्ड वॉर्स अराइज करते हैं। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए हैं और वो दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स 20th सेंचुरी में लड़े गए हैं। एक है वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरा है वर्ल्ड वॉर 2, जिसने कि ग्लोबल ऑर्डर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हम आज बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए लाऊंगा। का इम्पैक्ट सोसाइटीज़, इकोनॉमीज और इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजरली पड़ता है। राइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, अब तक दो ही वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 का ड्यूरेशन 1914 से लेकर के 1918 तक था और वर्ल्ड वॉर 2 का ड्यूरेशन 1939 से लेकर के 1945 तक था। वर्ल्ड वॉर 1 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम दो मेजर अलायंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अलाइड पावर्स, जिसको कि एंटेंट पावर से बोला जाता है, और दूसरा है सेंट्रल पावर्स। आगे जानते हैं कि ये एंटेंट पावर्स और सेंट्रल पावर्स कौन कौन से हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, अलायंस और एंटेंट पावर्स। तो एंटेंट पावर्स में बेसिकली फ्रांस, यूके और उसके साथ साथ जितने भी उसके कॉलोनीज इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑल कॉलोनीज। थर्ड रशिया, लेकिन रशिया ने 1917 में वॉर से पुल आउट कर लिया क्योंकि वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन आ गया था। फोर्थ में इटली, जिसने कि वॉर को 1915 में ज्वाइन किया। फिफ्थ में यूनाइटेड स्टेट्स, इसने 1917 में वॉर ज्वाइन किया। सिक्स्थ में जापान, सेवेंथ में सर्बिया, एट्थ में बेल्जियम, रोमेनिया, जिसने कि 1916 में वॉर ज्वाइन किया। देन ग्रीस 1917 में वॉर ज्वाइन किया। 11th में पोर्टुगल और 12th में मॉन्टेनेग्रो। द सेंट्रल पावर्स। सो सेंट्रल पावर्स में बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ही वो एम्पायर था जिसने कि वॉर सबसे पहले शुरू किया था। क्यों शुरू किया था यह हम आगे जानेंगे। थर्ड में ऑटोमन एम्पायर, जो कि आज के दिन में टर्की है। एंड फोर्थ में बल्गेरिया, जिसने कि 1915 में यह वॉर ज्वाइन किया था। तो ये सारे पावर्स सेंट्रल पावर्स में हैं। ये उस वक्त के यूरोप का मैप है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का। इसमें हम ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर देख सकते हैं। ये जर्मनी, ये जितने भी देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, बल्गेरिया, ये सारे के सारे सेंट्रल पावर्स हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, देन इटली, ये जितने भी देश हैं, सर्बिया, ये सारे एंटेंट पावर्स हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। देखिए, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की जो शुरुआत हुई थी, जो एक स्पार्क क्रिएट हुआ था जिसके वजह से वॉर बिल्कुल शुरू ही हो गया, जिसने पूरे के पूरे चेन रिएक्शन का रूप ले लिया, वो था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो प्रिंस थे, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उनका असासिनेशन। सो बेसिकली उस वक्त सर्बिया में कई सारे नेशनलिस्ट ग्रुप बन गए थे जो कि अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो उसी में से एक इंसान था जिसका नाम था साराजेवो। उसी ने आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का असासिनेशन कर दिया। इसकी वजह से कि वॉर का आउटब्रेक शुरू हो गया। ये थे आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस। ये उस वक्त के यूरोप के कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जो कि उनके असासिनेशन से रिलेटेड हैं।
उस वक्त लोगों को ये आइडिया हो गया था कि आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन से वॉर शुरू हो सकता है। इसी वजह से पेपर्स में ऐसे खबरें छपती थी, असैसिनेशन में लेड टू वॉर। और एक बात कि सिर्फ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ का भी असैसिनेशन हुआ था। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेस के बारे में। सबसे पहला कॉज था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, सबको अपने देश के लिए होनी चाहिए। लेकिन वही नेशनलिज्म जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो फिर दो देशों के बीच के राइवलरी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब दो देशों के लोगों के अंदर नेशनलिज्म होता है तो वो एक दूसरे देशों से कॉम्पीट करते हैं हर चीज़ में, चाहे चाहे इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, सोशल पॉलिसीज हो, सब में। इससे होता यह है कि एक दूसरे देशों में जब एक्सट्रीम कंपटीशन बढ़ जाता है तो वो राइवलरी का रूप ले लेता है। अपने अपने देश के लोगों को दूसरे देश से नफरत होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि ये दुश्मनी में बदल जाती है। दूसरा है इंपीरियलिज्म। 20th सेंचुरी इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है, उस वक्त यूरोपियन नेशंस क्या करते थे कि दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज बना के रखते थे। अब ये कॉलोनीज क्यों बनाते थे? लेबर के लिए, मार्केट के लिए, रिसोर्सेज के लिए। इसका एग्जाम्पल खुद हमारा देश ही है, जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी बन के 200 साल तक रहा था। खैर आज तो वहाँ पे एक इंडियन राज कर रहा है। तो उस वक्त होता यह था कि यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि तो उस वक्त होता ये था कि यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर्स और कंट्रीज उनकी कॉलोनी बन जाए, इससे कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। कॉलोनी बनाने की ग्रिड बढ़ती गई तो वो एक दूसरे देशों के साथ कॉम्पीट करने लगे और फिर से उनमें राइवलरी शुरू हो गई। थर्ड है मिलिटरिज्म। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, सब अपने अपनी कॉलोनीज बनाने में बिजी थे और अपनी अपनी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री की ज़रूरत है। तो आर्म्स रेस और मिलिट्री बिल्डअप उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसने कि एक दूसरे यूरोपियन पावर्स के बीच में एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया। फोर्थ है अलायंसेस। एक छोटे से वॉर को वर्ल्ड वॉर बनाने का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल था वो था अलायंसेस का। अलायंसेस बेसिकली कुछ देशों के बीच में ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं कि जब अलायंस में से एक देश खतरे में है तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उसी अलायंस के, वो उसके प्रोटेक्शन में आएंगे। या फिर जब अलायंस में से कोई एक मेंबर दूसरे कंट्रीज पे अटैक करने जाता है तो उसके अलायंस उसको उसके साथ जाएंगे उस देश पे अटैक करने के लिए। इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। जून 20, 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन होता है एक सर्बियन नेशनलिस्ट द्वारा, जिसका नाम था साराजेवो। इस वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो जाता है। जुलाई 23, 1914 को ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया कि अपने देश में जो भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, या तो उन्हें ख़त्म करो या फिर उनको अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन सर्बिया ने जो रेस्पॉन्स ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को दिया उससे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर खुश नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच के जो टेंशन्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। जुलाई 28, 1914 इस दिन में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो गई। जब ये वॉर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में चल रहा था उस वक्त ये वॉर बहुत ही कम समय में पूरे यूरोप में फैल गया। रीज़न यही अलायंस सिस्टम, जिससे कि एक देश दूसरे देश की मदद करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने सर्बिया के सपोर्ट में जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया अगस्त 1, 1914 को। देन अगस्त 3, 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और बेल्जियम को इन्वेट कर दिया। फिर अगस्त 4, 1914 को
ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम पे इन्वेड किया था। इसी चेन रिएक्शन से ये वॉर बहुत ज़्यादा फैल गया। स्टेलमेंट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट। लेट 1914 में ये वॉर जो कि वेस्टर्न फ्रंट में चल रहा था, ब्रिटेन वगैरह के साइड में, उस वक्त ये वॉर बिल्कुल एक स्टैग्नेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला गया। किसी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे देशों के बीच के सोल्जर्स ही मर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ये वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर यूज़ हो रहा था। ट्रेंच वॉरफेयर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये है ट्रेंच वॉरफेयर। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक ट्रेंच है एंड यहाँ पे ये सोल्जर्स रहकर अटैक करते हैं एक दूसरे को। एंड दो आर्मी के ट्रेंच के बीच को के जो एरिया होते हैं उसको नो मैंस लैंड कहते हैं। बेसिकली ट्रेंच वॉरफेयर की प्रॉब्लम ये होती है कि ये वॉर बहुत लंबा खिंच जाता है। ऑपोजिट आर्मीज एक दूसरे पे अटैक करती हैं बट आउटकम कुछ नहीं आता है। एंड यही रीज़न था कि वेस्टर्न यूरोप में वॉर कोई फर्दर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, उसका वॉर का कोई डेवलपमेंट फर्दर हो ही नहीं रहा था। ये जो मिट्टी के गड्ढे देख रहे हैं इसको ट्रेंच कहा जाता है। बाय द वे, इन ट्रेंचेस में जब बारिश का पानी जम जाता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। और यहीं पे वो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपना सारा काम करते हैं, खाना पीना सब कुछ यहीं पे उनका चलता है। ईस्टर्न फ्रंट एंड अदर थ्रेटर्स। वेस्टर्न फ्रंट में तो वॉर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था, लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट में वॉर चल रहा था जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर एंड रशिया के बीच में, इसमें बाकी देश भी आने लगे, सच एज द बाल्कन्स, मिडिल ईस्ट जो कि ऑटोमन एम्पायर था, एंड अफ्रीका ऑल्सो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, और समन्स एंड सीज में भी ये लड़ाई शुरू हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेपन्स एंड टैक्टिक्स। वर्ल्ड वॉर वन में पहली बार मशीन गन्स, आर्टिलरी, पॉइजन गैस, टैंक्स का एक लार्ज स्केल में यूज़ हुआ। दोनों ने ही अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपनाया और नई नई टेक्नोलॉजीज बनाने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्स द वॉर। अप्रैल 6, 1917, इस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया और अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करते हुए जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट लड़ने लगा। यूएस के इस वॉर में एंटर करने के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि जब जर्मनी अपने सबमरीन से ब्रिटेन की शिप्स पर अटैक करता था तो वो सिर्फ नेवी शिप्स पर ही नहीं बल्कि सिविलियन शिप्स पर भी अटैक करता था, जिसमें कि यूएस के भी सिविलियंस मारे जाते थे। देन दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 1917 को जर्मनी के एक टेलीग्राम को इंटरसेप्ट किया, जिसमें जर्मन फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जिमरमैन ने जर्मन एम्बेसडर टू मैक्सिको को एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें कि जर्मनी एंड मैक्सिको का एक अलायंस करने की बात की जा रही थी, जिसमें मैक्सिको को ये ऑफर किया गया कि वो अपने लॉस्ट टेरिटोरीज को यूएस से वापस ले सके, जो कि वो पास्ट के वॉर्स में हार गया था। अब इससे भी यूएस नर्वस हो गया था। और मेजर रीज़न ये था कि यूएस का फ्रांस और यूके के साथ इकोनॉमिक टाइज था, जिसकी वजह से भी यूएस को वर्ल्ड वॉर वन में आना ही पड़ा। रशियन रेवोल्यूशन एंड एग्जिट फ्रॉम द वॉर। 1917 में रशिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाली कई डेकेड्स की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। रशियन रेवोल्यूशन, या फिर जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन किया जिसको ट्रीटी ऑफ ब्रीस्ट लिवोट्स्क भी कहा जाता है, और इस वॉर से विड्रॉ कर दिया।
ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स क्या है, ये सब बोल्शेविक कौन थे, व्लादिमीर लेनिन कौन थे, इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन पे मैं आगे एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। फाइनल ऑफेंसेस एंड आर्मस्टाइज। 1918 में अलाइड फोर्सेस ने बहुत सारे अटैक्स लॉन्च किए सेंट्रल पावर्स पे, जिससे कि ग्रेजुअली सेंट्रल पावर्स पीछे धकेलते गए। और एक टाइम आया जब जर्मनी का जो मिलिट्री सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिससे कि उन्हें एक आर्मस्टाइज एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। आर्मस्टाइज एग्रीमेंट बेसिकली ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि वॉर को टेम्पोररीली रोकने का एक एग्रीमेंट किया जाता है जीतने वाले देश और हारने वाले देशों के बीच में। और ये एग्रीमेंट नवंबर 11, 1918 को साइन किया गया और ये इससे ऑफिशियली वॉर को एंड कर दिया गया। आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। पहला, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जून 28, 1919। इस दिन वॉर को ऑफिशियली एंड माना जाता है। और ट्रीटी ऑफ वर्साई बेसिकली जर्मनी के द्वारा साइन किया एक एग्रीमेंट है, जिसमें कि उस पर हार्श पेनल्टीज लगाए गए और उसके कई सारे टेरिटोरीज को दूसरे दूसरे देशों ने छीन लिया। जर्मनी का कुछ पार्ट फ्रांस ने ले लिया, जर्मनी का कुछ पार्ट यूके ने ले लिया, कुछ पार्ट रशिया ने ले लिया। इस तरीके से उसके बहुत सारे टेरिटोरियल लॉसेस हो गए। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशंस। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बॉर्डर्स कंप्लीटली चेंज हो गए यूरोपियन कंट्रीज के। कई सारे देश नए बन गए, कई सारे देशों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया और कई एम्पायर्स टूट गए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूट के अलग अलग कंट्रीज बन गए। देन ऑटोमन एम्पायर टूट गया और बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए, लाइक इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया। इसके अलावा जितने भी बाल्टिक स्टेट्स थे उनको भी रशिया से इंडिपेंडेंस मिल गया। बहुत सारे कंट्रीज नए फॉर्म हो गए, लाइक यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, टर्की एंड पोलैंड एंड फिनलैंड को भी इंडिपेंडेंस मिल गया। कैजुअलिटीज एस्टिमेशन के हिसाब से 16 मिलियन डेथ्स यानी कि 1.6 करोड़ डेथ हुए थे वर्ल्ड वॉर वन में, और कई मिलियन वुंडेड थे, घायल थे, और कई तो आज तक लापता हैं। रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज। रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, जैसा कि मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि मैप ऑफ यूरोप का जो मैप था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। कई सारे देश नए बने, कई सारे देशों ने अपनी बाउंड्रीज अलग कर दिए, कई सारे एम्पायर्स टूट के अलग अलग कंट्रीज बन गए, एक्सेट्रा। शिफ्ट इन ग्लोबल पावर। वर्ल्ड वॉर वन तक ये माना जाता था कि दुनिया में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक यूके एंड दूसरा फ्रांस। लेकिन 20th सेंचुरी में ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ये दोनों सुपर पावर बन के उभरने लगे। वर्ल्ड वॉर वन ने जियोपॉलिटिक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जर्मनी पे जो हार्श रिपरेशंस डाले गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू, उसी का गुस्सा जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर के अंडर में 1939 में फूट गया और फिर से वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। तो यहीं पे आज हमारा वर्ल्ड वॉर टू का ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है वर्ल्ड वॉर टू पे, सो स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।